स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। 2. सार्वजनिक व्यवस्था उन आधारों में से एक है जो धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ वाक स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित कर सकती है। 3. वाक अधिकार में न बोलने का अधिकार भी शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिक के लिए उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं, अतः कथन 1 सही नहीं है। हालांकि इस अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए कुछ उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। उचित प्रतिबंधों में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना शामिल है। अतः कथन 2 सही है। वाक अधिकार एवं अभिव्यक्ति के आधार पर न बोलने और चुप रहने का अधिकार शामिल है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। 2. जीएसटी मूल आधारित कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। 3. केंद्र तथा राज्य दोनों एक साथ एक सामान्य आधार पर कर लगा सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्यवर्धित कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को प्रतिस्थापित कर दिया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। जीएसटी मूल आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। जीएसटी को केंद्र एवं राज्य एक साथ समान आधार पर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्र जीएसटी कहा जाता है तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी कहा जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 में सेफ हार्बर शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनके उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व से सुरक्षित रखना। बी. आईटी प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित डेटा भंडारण प्रथाएं स्थापित करना। सी. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्तिगत डेटा के स्थानांतरण को विनियमित करना। या डी. उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर संग्रहित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व से सुरक्षित रखना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेफ हार्बर। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सेफ हार्बर का प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक मध्यस्थ उसके द्वारा उपलब्ध अथवा आयोजित किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सेफ हार्बर सिद्धांत के अनुसार फेसबुक या ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा उन पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह वह सिद्धांत है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए पोस्ट के लिए दायित्व से बचने की अनुमति प्रदान करता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सूडान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक भू आबद्ध देश है। 2. सूडान नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूडान। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सूडान तट लगभग 400 मील लंबा है और मिस्र एवं इरिट्रिया के बीच लाल सागर पर स्थित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। सूडान मुख्य रूप से विशाल मैदानों और पठारों से बना है जो नील नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। व्हाइट नील सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नील से मिलती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
भारत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR को कानून द्वारा अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश है। 2. राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व डेटा पोर्टल CSR से संबंधित डेटा और सूचना का प्रसार करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। 3. कंपनियों को पिछले 3 वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% CSR के रूप में खर्च करना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कानून द्वारा CSR को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व डेटा पोर्टल भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पंजीकृत कंपनियों द्वारा दायर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी डेटा और जानकारी का प्रसार करने के लिए एक मंच स्थापित करने की एक पहल है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कंपनियों को CSR नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% खर्च करने की आवश्यकता होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत ईरान संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ONGC विदेश लिमिटेड ने ओमान की खाड़ी में फरजाद बी गैस क्षेत्र की खोज की। 2. चाबहार परियोजना के तहत भारत का निवेश शहीद कलंतरी पत्तन तक ही सीमित है। 3. ईरान और भारत सहित P5+1 नामक विश्व महाशक्तियों के समूह ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना 2015 पर सहमति जताई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ईरान संबंध सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड ने वर्ष 2008 में फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस क्षेत्र की खोज की थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। चाबहार परियोजना के अंतर्गत आने वाले 2 अलग अलग पत्तन शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहश्ती हैं। भारत का निवेश शाहिद बेहश्ती पत्तन तक ही सीमित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 2015 में ईरान ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर P5+1 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी नामक विश्व महाशक्तियों के समूह के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई। बता दें कि भारत इस समझौते का पक्षकार नहीं था। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सलवा जुडुम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सलवा जुडुम वर्ष 2018 में माओवादियों के विरुद्ध सरकार समर्थित जन प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। 2. हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाले जनजातीय लोगों को सरकार ने दंतेवाड़ा की एक नई जनजाति के नाम पर कोया कमांडो का नाम दिया है। 3. 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को इस प्रकार से सशस्त्र किया जाना अवैध घोषित कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सलवा जुडो यह वर्ष 2005 में माओवादियों के विरुद्ध सरकार समर्थित जन प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। गोंडी भाषा में सलवा जुडुम का आशय शांति यात्रा या शांति मार्च से है। अतः कथन 1 सही नहीं है। हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाले जनजातीय लोगों को सरकार ने दंतेवाड़ा की एक जनजाति के नाम पर कोया कमांडो का नाम दिया है। अतः कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में नागरिकों को इस प्रकार से सशस्त्र किया जाना अवैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अर्ध साक्षर जनजातियों की भर्ती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना बंद करे और उन्हें माओवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करे। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के कारक है? 1. पूंजी एवं भूमि की मात्रा। 2. मानव कौशल का स्तर। 3. कच्चा माल और नियोजित प्रौद्योगिकी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अर्थव्यवस्था में उत्पादकता। उत्पादकता इस बात का पैमाना है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मानव एवं भौतिकी संसाधनों का कितना कुशल उपयोग किया जाता है। भूमि और पूंजी के अतिरिक्त एक प्रमुख इनपुट होने के नाते मानव संसाधन की उत्पादकता किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मानव कौशल के स्तर के अतिरिक्त मानव संसाधनों की उत्पादकता कच्चे माल की मात्रा और नियोजित प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर करती है। अतः विकल्प D सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 क्षेत्र और शहर PM 2.5 रैंकिंग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी. वायु गुणवत्ता पैमाना, सी. IQ एयर, डी. द लैंसेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, IQ एयर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 क्षेत्र और शहर PM 2.5 रैंकिंग जारी की। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। वर्ष 2023 में भारत में बांग्लादेश 79.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पाकिस्तान 73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बाद 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। बेगूसराय सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र पाया गया, उसके बाद गुवाहाटी और फिर दिल्ली का स्थान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कथन 1 वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% के बीच है। कथन 2 वर्ष 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 10% से अधिक बढ़ाने के लिए आगामी 10 वर्षों में $22 बिलियन के निवेश की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% के बीच है, अतः कथन 1 सही है। सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 10% से अधिक करने की योजना बना रही है। विज्ञान विभाग की एक स्वायत्त एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अनुसार इसके लिए अगले 10 वर्षों में $22 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पनामा नहर के संबंध में सही नहीं है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1914 में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। यह नहर मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बी. स्वेज नहर के विपरीत गैडून झील एक मीठे जल की झील है, पनामा नहर के जल का स्रोत है। सी. पनामा की आधी आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा की जाती है। डी. पनामा नहर समुद्र स्तर से ऊपर के फाटकों के माध्यम से जहाजों का आवागमन सुलभ बनाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1914 में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। 50 मील लंबी यह नहर इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के विपरीत गैटून झील पनामा नहर के जल का स्रोत है और इसका जलस्तर गंभीर रूप से नीचे गिर रहा है। पनामा सिटी के निवासियों सहित पनामा की आधी आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा की जाती है। पनामा नहर गैटून झील और छोटी अलाजुएला झील द्वारा पोषित समुद्र स्तर से ऊपर के फाटकों के माध्यम से जहाजों का आवागमन सुलभ बनाती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रभाव आकलन का भाग नहीं है? ए. स्क्रीनिंग, बी. न्यायिक सुनवाई, सी. स्कोपिंग, डी. जोखिम आकलन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।